दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइज आज आपके लिए आ गया है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, जो कि क्लास 11 का एक चैप्टर हमारा बाकी था। बायोमोलिक्यूल हमने पढ़ा के रख दिया है, वन शॉट वीडियो। ह्यूमन न्यूट्रिशन का भी वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हमने पूरा एज अ थ्योरी एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको पूरा नॉलेज देगा उस चैप्टर का। प्लस हमने उसके ऊपर एमसीक्यू भी सॉल्व करके देखे उसी चैप्टर के, मतलब लास्ट में थोड़ा आखिरी आखिरी एंडिंग में। ओके, उसके बाद चैप्टर 4 भी, मतलब ये एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। वैसे ये जो नंबर मैंने लिखे है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जैक्ट नंबर ऐसे नहीं है इसके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये 4 चैप्टर अगर आपने कर लिए ना तो आपके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे एमएसटी सीईटी के, 20 एमसीक्यूज। और आपको पता है 100 मार्क का बायोलॉजी का पेपर होता है, उसमें से 20 एमसीक्यूज आपको 11 से पूछे जाएंगे, ये 4 चैप्टर से आएंगे। तो इसलिए ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का 5 एमसीक्यू आ सकता है हर एक चैप्टर से। ओके, तो इसलिए गाइज आज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये एनर्जी ट्रांसफर, सॉरी रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ये आपका चैप्टर आज मैं करने वाला हूं कवर, जो कि हम वन शॉट वीडियो एक ही पार्ट के अंदर इसको हम कवर करेंगे। ओके, सो अभी तक गाइज आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए। पब्लिक ग्रुप है जहां पे आपको नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलता है। उसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पेज पे फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको एमएससी सीईटी के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एंड मेक श्योर जो आपका बेल आइकन है ना वो हिट होना चाहिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम पास नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन। भैया मेरे चैप्टर का नाम ही है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, तो फिर रेस्पिरेशन क्या होता है ये हमको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? ओके, सो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है बताओ। देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो सर आप बोलेंगे सर ये कैटाबोलिक प्रोसेस मींस व्हाट? ओके, कैटाबोलिक प्रोसेस हम किसको कहेंगे? तो पहले जान लो एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है वेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सिंपल, ओके, सिंपल कंपोनेंट टू जनरेट बायोलॉजिकल एनर्जी। अभी देखो इसके अंदर क्या आ गया जाता है, सबसे पहला तो एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैसे प्रोसेस होता है ये? कैटाबोलिक। अब कैटाबोलिक मतलब क्या होता है, देखो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैटाबोलिक प्रोसेस, प्रोसेस गाइस दो टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक होता है एनाबोलिक, सेकंड होता है कैटाबोलिक। ओके, एक होता है एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक, दूसरा होता है कैटाबोलिक प्रोसेस। और हमारी जो रेस्पिरेशन है ये कैसी? कैटाबोलिक प्रोसेस। सो कैटाबोलिक मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ तोड़ने का काम, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? तोड़ने का काम। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो पहले वाला सिंपल सब्सटेंस है, देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो सॉरी पहले कौन सा था? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उससे क्या बनाया जाता है? सिंपल कंपाउंड्स, ओके, कंपोनेंट्स। मतलब ये हमारा जो पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उससे हमने एक सिंपल सिंपल कंपाउंड बना दिए, मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ, और उसी को ही हम बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। और इसलिए रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक प्रोसेस कहा है बिकॉज इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का सिंपल कंपोनेंट के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। ओके, इसलिए ये है कैटाबोलिक। अब एनाबोलिक मतलब क्या होता है? सो एनाबोलिक मतलब होता है गाइस कंस्ट्रक्टिव, मतलब कंस्ट्रक्ट करने का काम। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बनाने का काम। तो इसका एग्जांपल क्या है पता है आपको? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है गाइस, जिसके अंदर क्या बनता है आपको पता है? फूड बनता है। ओके, फूड बनता है, किसका? प्लांट्स के लिए फूड बनता है। तो इसलिए क्या करता है? कुछ बनाने का काम है, मतलब कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबोलिक। तो फिर जो फोटोसिंथेसिस है उसकी डेफिनेशन है इट इज इंट्रासेलुलर एनाबोलिक प्रोसेस, बिकॉज वो एनाबोलिक है, कंस्ट्रक्टिव है। और रेस्पिरेशन के डेफिनेशन में इसलिए है कैटाबोलिक बिकॉज वहां पे डिस्ट्रक्शन, ये प्रोसेस है वैसे डिस्ट्रक्शन की। समझ में आ गया? तो ये गाइस आपको ध्यान में रखना है, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म, एनाबोलिक प्रोसेस कैटाबोलिक प्रोसेस। तो हमारे जो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे वो कैसी है? वो है कैटाबोलिक प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, देखो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ब्रेक किया जाता है सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर। और ये क्यों किया जाता है? ओके, जनरेट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी को जनरेट करने के लिए। और रेस्पिरेशन ये प्रोसेस से हमको क्या मिलती है गाइज? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी का फॉर्म कैसा होता है पता है आपको? कौन सा फॉर्म होता है? वो होता है एटीपी, होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, ओके, ब्रेक करना मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, टू फॉर्म अ सिंपल कंपोनेंट्स। और किसके लिए? टू जनरेट
एनर्जी। तो ये है गाइज रेस्पिरेशन। क्लियर में समझ में आ गया। और जो एनर्जी होती है प्रोड्यूस हुई वाली वो कौन से फॉर्मेट में होती है, वो होती है एटी के फॉर्म में। ओके, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जो रेस्पिरेशन होता है ये दो टाइप का होता है। सो पहला होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? ओके तो देखना, अनएरोबिक, एरोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गया है? तो ये बेसिक सी चीज है, इसके नाम में ही है थोड़ा। ओके, एरोबिक जिसके अंदर एयर है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो, एयर मतलब ऑक्सीजन है। और ये अनएरोबिक, ए मतलब अब्सेंस एंड अनएरोबिक एयर मतलब एयर अब्सेंस है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऐसा ट्रिक तो आप ध्यान में रख सकते हो। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है गाइस, इसके अंदर पहला वाला प्रोसेस होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू पायरुविक एसिड। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होता है उसको पायरुविक एसिड के एसिड में ट्रांसफर करना, ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज को, और पायरुविक एसिड बनाना, उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और जिससे पायरुविक एसिड बनाया जाता है, वो होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ध्यान में रखना, मैं आपको ये चैप्टर ऐसा समझाऊंगा, पूरा डिटेली समझाऊंगा, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो, हमारा क्या बन रहा है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है। तो फिर ये कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस। कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि इट्स ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पे होता है? तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एमएससीडी के अंदर, ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन, ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटसाइड द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा आंसर? साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ओके, सो एनारोबिक के अंदर कौन सा है? सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट में आपको करना है ये बेसिक सी चीजें, थोड़ा फॉस्फोरिलेशन ध्यान में रखना होगा, बिकॉज ये चैप्टर के अंदर फॉस्फोरिलेशन ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा यूज में है और आपको मालूम नहीं है ना फॉस्फोरिलेशन क्या है। तो देख जान लो फॉस्फोरिलेशन क्या है। फॉस्फोरिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी फॉर्म करना मतलब उसको कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलेशन। सो फॉस्फोरिलेशन के थ्री टाइप्स है। कौन कौन सा है? फर्स्ट में फोटोफॉस्फोरिलेशन, देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये तीन टाइप का जो है फॉस्फोरिलेशन होता है और वो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है ये जान लो। फोटो मतलब होता है गाइस सनलाइट, एंड फॉस्फोरिलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मतलब एटीपी फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। कितना इजी, कितना सिंपल है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या है? इसके अंदर क्या होता है? ये डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन है एडीपी का। ओके, एडीपी ये एडीपी क्या है सर? सो एडीपी का लॉन्ग फॉर्म है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। जैसा एटीपी हमारा ट्राइफॉस्फेट है, यह है वैसा डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप। सो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मतलब हमारे पास क्या है गाइज? ओके, एटीपी हमको बनाना है, बिकॉज फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है मतलब जिसके अंदर क्या किया जाता है? एक एडीपी, एडीपी के साथ क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, बिकॉज यहाँ पे दो फॉस्फेट है और ये फॉस्फेट ग्रुप एक ऐड हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पे तीन फॉस्फेट ग्रुप बन जाएंगे। ये एक, ये दो और ये एक, मतलब टोटल हो जाएंगे थ्री फॉस्फेट ग्रुप, मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मतलब क्या बन गया? एटीपी बन गया। लेकिन कैसा? सबस्ट्रेट लेवल, मतलब हमने क्या ऐड किया? एडीपी, डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी बाय ट्रांसफर ऑफ एटीपी ग्रुप। उसके अंदर सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फॉस्फेट ग्रुप हम एडीपी को ट्रांसफर करेंगे और डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन कहेंगे, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये जान लो। नेक्स्ट चीज जो कि है प्रोसेस इन विच एटीपी इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 FADH2 टू ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। यह है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। समझाता हूं क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और ऑक्सीडेटिव मतलब क्या? इसके अंदर क्या है? एटीपी इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट? एज अ एटीपी फॉर्म हो रहा है रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 एंड FeDH2। ये NADH2 से FeDH2 से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और कहां से कहां तक जा रहा है ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? ऑक्सीजन तक। मतलब क्या है ये? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन।
ओके, टू ऑक्सीजन O2 बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ओके, कौन ट्रांसफर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं वो, उससे क्या हो रहा है, ये FeDH2 एंड NaDH2 से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसलिए ये प्रोसेस के अंदर इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। सबसे पहला फोटोफॉस्फोरिलेशन, दिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और फॉस्फोरिलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP बनना मतलब फोटो फॉस्फोरिलेशन। ओके, नॉट फोटो नहीं होगा, ओनली फॉस्फोरिलेशन। ATP बनना मतलब फॉस्फोरिलेशन। देन नेक्स्ट में हमने अभी देखा यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में पहली प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस एग्जैक्ट कैसे होता है। इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स। कितने स्टेप्स होते हैं इनके अंदर? 10 स्टेप्स होते हैं। ओके, स्टेप्स कितने? 10 स्टेप्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, आपको MSc के अंदर क्या पूछा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको MSc के अंदर क्या पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चार्ट अगर आपने पूरा कर लिया तो आपको ग्लाइकोलिसिस के ऊपर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लास्ट में देखेंगे, पहले आप पूरा थ्योरी समझ लो, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे डाले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लो, पहला मतलब यहाँ पे है अपनी पहली स्टेप। ओके, यहाँ पे देन दूसरी स्टेप, देन तीसरी स्टेप, देन चौथी स्टेप, पांचवी स्टेप, छठी स्टेप, देन सातवीं, आठवीं एंड नौवीं। ओके, इसके अंदर नाइन्थ, सो फर्स्ट से लेकर नाइन्थ तक यानी 10th होती है। तो यहाँ पे दिया गया नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ना वो आपकी किताब में है। ओके, आपने आपने 11th की किताब अगर देखी है, आपके पास है, तो देखो इसके अंदर ये डायग्राम आपको दी गई है। तो ये डायग्राम आपकी किताब में है। अभी सर आप बोलेंगे ये चार्ट में क्यों बताया गया है? बिकॉज ये चार्ट में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है ये ग्लाइकोलिसिस की। ये कौन सी प्रोसेस है गाइज? ये है ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, जिसके अंदर क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरुविक एसिड। देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां से प्रोसेस हो रही है, उसके बाद ये यहां से, और लास्ट में क्या बन रहा है बताओ? पायरुविक एसिड। मतलब ग्लूकोज को पूरा पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ओके, एंड ये प्रोसेस एक झटके में नहीं हुई, एक स्टेप में नहीं हुई। यहाँ पे कितने स्टेप लग गए? 10 स्टेप लग गए। कैसा? देखो ये पहली वाली स्टेप। ओके, यहाँ पे देखो आपको नंबर दिख रहा होगा, ये पहली वाली स्टेप, ये दूसरी, ये तीसरी वाली स्टेप, चौथी, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th एंड 10th। यहाँ पे ऐसे 10th प्रोसेस होते हैं। ओके, ये स्टेप्स है इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया? ये डायग्राम से भी थोड़ा समझ में आ गया होगा ज्यादा। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या दिया गया है? एक तो स्टेप है, जो यहाँ पे पहली स्टेप दिया गया है, इसके अंदर इसका नाम नहीं दिया गया है कि पहली स्टेप मतलब कौन सी स्टेप। तो यहाँ पे देखो पहली स्टेप होती है आपकी फॉस्फोरिलेशन की, मतलब जिसके अंदर क्या होता है? ATP फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्म ATP। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है? इसके अंदर ATP ऐड किया है। ओके, ADP मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो कौन सा है? हेक्सोकाइनेज। ये आपकी किताब में दी गई डायग्राम। लेकिन अभी ये चार्ट से आपको इजी हो रहा है। क्या इजी हो रहा है? यहाँ पे चार्ट में है, पहला तो एक स्टेप के बारे में दिया गया है, उसके बाद सबस्ट्रेट, हम इसके अंदर सबस्ट्रेट कौन सा यूज कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम कौन सा हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, एंड लास्ट में एंड प्रोडक्ट, मतलब एंड प्रोडक्ट, लास्ट में हमको एंड क्या मिल रहा है? एंड प्रोडक्ट। ओके, ये है एंड प्रोडक्ट, तो ध्यान में रखना। तो पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ, स्टेप, पहले आप स्टेप जान लो। ओके, स्टेप क्या होता है? स्टेप होता है पहला फॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज प्लस ATP। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये अपना ग्लूकोज, हमने क्या डाल दिया इसके अंदर? ATP डाल दिया। क्या डाल दिया? ATP। तो देखो अपना ग्लूकोज कितना कार्बन का था? यहाँ पे जो ये 6 ही है ना, ये है 6 कार्बन ग्लूकोज। ओके, 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये 1 मोलार, ये 1 मोलार। ओके, वो सभी अभी सब कॉमन है बाकी। ओके, एज इट इज है जैसा, वो आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ क्या ऐड कर दिया हमने? ATP ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? ATP ऐड कर दिया। और क्या मिल गया हमको? ये ग्लूकोज जो फॉस्फेट हमारा ये 5 था, ओके, 6 कार्बन वाला, उसके अंदर एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड हो गया, वो हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ये ATP था, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन हमको मिला क्या? ADP, मतलब इसका एक फॉस्फेट ग्रुप ये ग्लूकोज के साथ लग गया, तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अभी यहां तक आ गए, हमारी पहली जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जो कि पहली कौन सी है? फॉस्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP, मतलब ATP बना ना। ओके, यहाँ पे क्या बना? हमको ATP बना। उसके बाद नेक्स्ट में इसके अंदर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? वो है हेक्सोकाइनेज। देन एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। क्या है? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये जो बाहर निकला ये ADP इसके साथ होगा ना, तो ये इतना हमको क्या मिला? समझ में आएगा? ये एंड प्रोडक्ट।
उसके बाद दूसरी प्रोसेस आइसोमराइजेशन, जिसके अंदर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बाकी पूरी दूसरी मतलब यहां से यहां तक ये बनने तक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये वाला यहाँ पे, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ये हमारी दूसरी प्रोसेस होगी। ओके, यहाँ पे दिया गया है ये दूसरी प्रोसेस है, ये है नंबर यहाँ पे। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पे, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। कौन सा है, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। तो यहाँ पे दिया गया है देखो फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, अभी क्या बन गया हमको, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है एमएससीसीटी के अंदर, पूछते हैं कि जो क्लेवेज है ग्लाइकोलिसिस के अंदर उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, या फिर जो क्लेवेज होता है स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के अंदर उसके अंदर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए वो होता है अल्डोलूज। ओके, अल्डोलूज एंजाइम क्या होता है वहां पे इन्वॉल्व होता है। ओके, समझ में आ गया, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ये वाला एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट में ये फॉस्फोरिलेशन, इसके अंदर कौन सा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ओके, उसके बाद क्लेवेज, देन है 5th नंबर का फॉस्फोरिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। यहाँ पे दोनों भी होता है, एक तो फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड डीहाइड्रोजनेशन मतलब एक हाइड्रोजन वहां पे रिमूव भी होता है। तो उस तरीके से यहाँ पे इसका एंजाइम का नाम ट्राइओस फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस एंड उसके बाद उसका एंड प्रोडक्ट। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी यह है डीफॉस्फोरिलेशन, डीपीजीए। ओके, ये 1,3 डीपीजीए प्लस एडीपी। अब ये क्या है, देखो 6th में डीपीजीए किसको कहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसलिए डीपीएजे। समझ में आ गया, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा 1,3 बायफॉस्फेट ग्लिसरेट, 1,3 बायफॉस्फेट ग्लिसरेट। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके सभी स्टेप्स, उसके बाद आपका सबस्ट्रेट मालूम होना चाहिए आपको, एंड आपका उसके अंदर एंजाइम्स कौन सा है वो ध्यान में रहना चाहिए। ओके, सो आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज ये एमएसटीसीटी इजी नहीं है गाइस। ओके, तो ध्यान में रखना, नहीं तो इजी होता तो हर कोई पास कर लेता, हर कोई अच्छा स्कोर लाता। ठीक है, तो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। और ये आपका डायग्राम दिया गया है आपने इसके अंदर बुक के अंदर, और यहाँ पे ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट है ये 6 कार्बन एंड 1 मोलर। ओके, उसके बाद देखो ये दो इसके अंदर डिवाइड हो गया। ओके, इसलिए ये 3 कार्बन ये बन गया 3 कार्बन, ये बन गया 3 कार्बन। समझ में आ गया। उसके बाद अगेन ये जो है वो 3 कार्बन ही रहा। ओके, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से ये वाला। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट में ये 3 कार्बन 3 कार्बन, उसके बाद वो 3 कार्बन बन गया, और लास्ट में हमको मिल गया पायरुविक एसिड। हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 10 स्टेप्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, ध्यान में रखना। अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे फर्मेंटेशन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फर्मेंटेशन अनएरोबिक प्रोसेस होता है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये होता है अनएरोबिक प्रोसेस परफॉर्म बाय अ सेल। ये कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करता है। और किसके लिए करता है, टू जनरेट केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या होता है, एक सेल अनएरोबिक प्रोसेस परफॉर्म करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फर्मेंटेशन। यहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिया गया है एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिया गया है। और ये किससे बना है गाइस, ग्लूकोज से। ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे हुआ ग्लाइकोलिसिस, क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस, क्या बन गया, पायरुविक एसिड, क्या बन गया, पायरुविक एसिड। लेकिन पहले में अगर आपको लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन करना है तो आपको पायरुविक एसिड में 2NADH डालना पड़ेगा, 2NHDH प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दो लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखना, FADH2 एंड NADH2। NADH2 होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 होता है फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये फ्लैविन बाकी सब सेम। तो यहाँ पे 2NADH ऐड किया, मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ऐड किया। ओके, ये क्या है, कोएंजाइम है। और उससे क्या होगा, उससे हमको क्या मिला, लैक्टिक एसिड मिला एंड 2NAD मिला। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, लैक्टिक एसिड। उसी तरीके से यहाँ पे पायरुविक एसिड से क्या होगा, रिलीज CO2। ओके, उसके अंदर क्या हुआ, प्लस ऐड किया गया एसिटाल्डिहाइड ऐड कर दिया। ओके, और उसके साथ NADH2। ओके, CO2 रिलीज हुआ, उसके बाद मतलब ये गैस वाला, देन 2CH2CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड, एंड इसके साथ 2NADH2 मतलब क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दो उन्होंने ऐड किए, उसके बाद हमको मिला इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। यह है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यह है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा, इसके अंदर अल्कोहल बनेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे का देखते हैं, रेस्पिरेशन। क्या देखते हैं गाइस, रेस्पिरेशन। अभी हमारा जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा ज्यादा है इंपॉर्टेंट अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन में गाइस सबसे पहले हमको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, जैसा कि अनएरोबिक में था वैसे ही एरोबिक में भी। उसके बाद दूसरा
यहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसिटिल कोए, किसके अंदर, इनटू एसिटिल कोए। ये पायरुविक जो एसिड मिला ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में, तो पायरुविक एसिड को एसिटिल कोए में ट्रांसफर किया जाता है। एंड थर्ड में क्रेब्स साइकिल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटी टीसीए साइकिल बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये 3 नाम है इसके क्रेब्स साइकिल के, और ये 3 नंबर का हमका प्रोसेस होता है। और उसके बाद 4th नंबर का होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ईटीएस, शॉर्ट में उसको ईटीएस कहते हैं। और उसके बाद हमको क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। समझ में आ गया? तो ये ऐसा है। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी हमने डिटेल में ऐसा मैप बना लिया कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला देखेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो मुझे लगता है कि आपको ग्लाइकोलिसिस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज पहले ही पढ़ा है, जैसा एरोबिक अनएरोबिक में था वैसे ही एरोबिक में। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं अभी कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए। अभी ग्लाइकोलिसिस में पता है आपको, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। कितने स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व, 10 स्टेप्स होते हैं, और जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अभी पायरुविक एसिड बना, अभी पायरुविक एसिड के आगे क्या होगा देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होती है, वो होती है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए। हमको क्या करना है, जो पायरुविक एसिड है उसको एसिटिल कोए के अंदर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, कैसी है, देखो। दिस इज एन ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एंड इसके अंदर क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन इसके अंदर रिमूव किया जाता है। एंड इट इज कैटेलाइज्ड बाय, और ये कैटेलाइज मतलब क्या है, तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने वाला कौन होता है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स वो कौन सा है, वो है पायरुवेट हेड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम पीडीएच कहते हैं। तो आपको ये पूछेंगे कि जो अपना ये है एसिटिल कोए, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए, विच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व। अगर ऐसा बोलेंगे, विच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोए, पायरुविक एसिड का एसिटिल कोए के अंदर ट्रांसफर करने के लिए कौन सा जो कैटेलाइज्ड है वो इन्वॉल्व होता है, तो वो है पीडीएच। पीडीएच मतलब होता है, क्या होता है पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। समझ में आएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस मतलब पीडीएच, डिहाइड्रोजिनेस मतलब डीएच, और ये कॉम्प्लेक्स। समझ में गया। ये एंजाइम क्या करता है, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल डेवलप है, न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस कैसा है, डेवलप है, तो वो हो गए यूकैरियोट्स। एंड प्रोकैरियोट्स में कहां पे प्रेजेंट होता है, वो होता है साइटोसोल में। प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल। साइटोसोल मतलब क्या होता है कि जो अपना सेल है, ये सेल के अंदर का जो भी ऐसा लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेमी लिक्विड, तो उसको हम साइटोसेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोट में साइटोसोल के अंदर रहता है, और यूकैरियोट के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन रहता है, कौन एंजाइम, कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि पीडीएच। और ये एंजाइम क्या करता है, ये हेल्प करता है सर पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए एसिटिल कोए में। पायरुविक एसिड को एसिटिल कोए में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है पीडीएच। और ये यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर वो साइटोसोल के अंदर पाया जाता है। क्लियर है। ऐसे बेसिक चीज आप ध्यान में रखो। ऐसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चन डाले जाते हैं कि वहां पे बोलेंगे कि जो पीडीएच है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ये प्रोकैरियोट्स में कहां पे पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में कहां पे पाया जाता है, साइटोसोल में। यूकैरियोट्स में कहां पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है। तो ये यहाँ पे डायग्राम है। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको चीज, जो कि है द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। इसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है, अभी देखो हमारे पास ये सब्सटेंस है, हमारे पास बी सब्सटेंस है। सो हमारे पास एक पेड़ है जो रेड कलर का जो है फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जो कि प्लांट ए है, और प्लांट बी प्रोड्यूस करता है व्हाइट कलर का फ्लावर, व्हाइट। ओके। एंड अभी इसका दोनों का इंटरमीडिएट क्या होगा, पिंक। और हमारे पास अभी ऐसा प्लांट आ गया है जो कि सी, जो क्या करता है, दोनों का इंटरमीडिएट पिंक कलर शो करता है। मतलब इसका कैरेक्टर, इसका भी कैरेक्टर, वो जो पिंक होगा, जो सी होगा, वो कनेक्टिंग लिंक होगा बिटवीन ए एंड बी। वो ए एंड बी का कनेक्टिंग लिंक होगा, बिकॉज दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों के कैरेक्टर एक ही अंदर दिखाई देते हैं। समझ में, वो होता है कनेक्टिंग लिंक। और उसी तरीके से ये जो अपना है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिडिल कोए, ये क्या है, दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में, एक है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद है क्रेब साइकिल। ये ग्लाइकोलिसिस इसके पहले हुआ, फर्स्ट नंबर का प्रोसेस, और क्रेब साइकिल इसके बाद होने वाला है, थर्ड नंबर का प्रोसेस। और ये जो सेकंड नंबर का प्रोसेस है, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। क्लियर है, समझ में गया। देन नेक्स्ट में ध्यान में रखना, ये कनेक्टिंग लिंक वाला जो डायग्राम है, या फिर जो बोल सकता हूं मैं स्टेटमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है
नेक्स्ट है गाइस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल। अभी हम क्रेब्स साइकिल देखते हैं। जिस तरीके से हमने ग्लाइकोलिसिस का चार्ट देखा था उसी तरीके से क्रेब्स साइकिल का भी चार्ट है और इसके अंदर भी स्टेप्स है और ये आपकी किताब के अंदर डायग्राम दी गई है आपकी, ओके, किताब के अंदर। और कितने यहाँ पे दिए गए आपको 10, ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 10 स्टेप है। ये पहली वाली, ये दूसरे वाली, ये तीसरे वाली, ये चौथी वाली, ये पांचवी, देन ये छठी, देन ये 7th, देन 8th एंड देन 9th एंड ये 10th, ओके। तो आपको जो यहाँ पे दिया गया राउंड में वो छोटा है, स्मॉल साइज में, मैंने आपके बड़े ये जो नंबर है वो लिख डाले यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हुआ एसिडिल कोए के अंदर और ये रिएक्शन, ये क्या है, ये पूरी रिएक्शन यहाँ तक वो है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोए, ओके, ये वाली। और फिर यहाँ से एसिटिल कोए से ट्रांसफर होता है, एसिटिल कोए से अपनी क्या होता है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है एसिटिल कोए से, समझ में गया, ये ध्यान में रखना, ये क्रेब्स साइकिल है। यहाँ पे दिया गया है लास्ट में इसका प्रोडक्ट क्या है, लास्ट में हमको मिलता है ऑक्जेलिक एसिड NaDH2, मतलब NaDH और ये H प्लस मतलब NaDH2, ये 4 कार्बन वाला, ये हमारा लास्ट का स्टेप है। इसके अंदर कंडेंसेशन होता है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फोर्थ वाली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, देन फिफ्थ वाली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सिक्स्थ वाली डिहाइड्रोजिनेशन, देन हाइड्रेशन एंड देन डिहाइड्रोजिनेशन, ओके। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर प्लस H2O और डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर -2H, ओके, 2H, 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए। उसी तरीके से डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बो जो अपना कार्बन ग्रुप है उसको माइनस कर देंगे, ओके। उसी तरीके से ध्यान में रखना, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। इसके अंदर भी कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एंजाइम्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम सवाल देखेंगे इसके ऊपर के, आपको समझ में आएगा, एक आइडिया आएगा कि कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएससी सीटी के अंदर। उसके बाद ये एंड प्रोडक्ट ध्यान में रखना, ओके। ये चार्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम में ऐसा दिया गया आपको किताब में, डायग्राम ऐसी है जिसके अंदर एसिडिल को एक सिट्रेट के अंदर ट्रांसफर होगा, देन सिस एक्यूनेटेट, देन आइसोसिट्रेट, देन ऑक्जेलिक सक्सिनिक एसिड, देन आपको मिलेगा अल्फा कीटोनोग्लूटारेट, देन मिलेगा आपको सक्सिनिल कोए, देन मिलेगा सक्सिनेट, देन फेम्यूरेट, देन मैलेट एंड लास्ट में ऑक्जेलिक एसिटेट। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखना, ऐसी ये प्रोसेस होती है, पूरा साइकिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, बिकॉज ये चलता रहता है, ओके। ये क्या होता है, चलता रहता है और इसके अंदर क्या मिलता है हमको, एटीपी मिलता रहता है। ये चलता रहता है, इसके अंदर क्या होता है, एटीपी मिलता रहता है। कैसे ये मिलता रहेंगे एटीपी, देखो यहाँ पे क्या क्या रिमूव हुआ है, ये देखो जीटीपी, और जीटीपी क्या है, एक एटीपी का फॉर्मेट है ना, तो ये एटीपी रिमूव हो गया। मतलब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये बीच बीच में एटीपी बाहर निकलते रहते हैं, मतलब एटीपी और एनर्जी, एटीपी मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, ओके। और रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी मिलता है, एटीपी मिलता है, ओके। ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद जो लास्ट है गाइस वो है ईसीटी, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईसीटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। और यहाँ पे क्या होता है, जो NaDH2 होता है, सो NaDH2 क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ओके। तो ये NaDH2, देन FADH2 का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके, ये है FADH2। तो ये दोनों क्या होंगे, इसको आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस हुए हैं। एंड ये कनेक्टिंग लिंक है, रिएक्शन कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन, ओके। एंड क्रेब साइकिल, मतलब जो कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन थी ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल को कनेक्ट करने वाली, जो कि जिसके अंदर पायरुविक एसिड को हम एसिडिल कोए के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये तीनों के अंदर दे आर ऑक्सीडाइज्ड, ये जो प्रोड्यूस हुए हैं NaDH2 एंड FADH2, इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर एंजाइम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब जो हमारा ग्लाइकोलिसिस, ओके, ग्लाइकोलिसिस ये जो प्रोसेस था, उसके बाद जो कनेक्टिंग लिंक जो प्रोसेस थी, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ओके, जिसके अंदर पायरुविक एसिड को एसिडिल कोए के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। और उसके अंदर थर्ड है नेक्स्ट वाला, वो है क्रेब्स साइकिल, ओके, इसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं। और उसके बाद ये ध्यान में रखना, ये तीनों में जो निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे, रिलीज हुए थे NaDH2 एंड FADH2, ये जो है दोनों भी है, इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा वेरियस एंजाइम्स यूज करके, ओके। ये है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, सिंपल में इतना ध्यान में रखना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। ये रेस्पिरेटरी क्यूटेंट पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाता है, ओके। एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आपको पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखना रेस्पिरेटरी क्यूटेंट से, जो कि है
रेशियो ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ H2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन। मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन में CO2 कितना रिलीज हुआ है और O2 कितना ऑब्जॉर्ब हुआ है, इसका रेशियो ये दोनों का, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्यूटेंट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, जिसको हम RQ कहते हैं। एंड रेस्पिरेटरी रेशियो भी उसको किया जाता, मतलब कहते हैं। एंड इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी उसके टाइप पे डिपेंड है, मतलब कैसा हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसके ऊपर। देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट यूज किया, व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब क्या, सब्सटेंस कौन सा जो यूज किया गया, तो कार्बोहाइड्रेट अगर यूज किया, उसके अंदर क्या है, द RQ इज 1, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी अपना क्यूटेंट है उसका वैल्यू 1 रहता है। बिकॉज क्यों रहता है? बिकॉज CO2 इज रिलीज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड एंड शोन इन द इक्वेशन। बिकॉज जो CO2 रिलीज होता है जितना, उतना ही जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम किया जाता है, इसलिए 1:1, मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से जब फैट एंड प्रोटीन्स यूज होते हैं एज अ सबस्ट्रेट, तब RQ होता है लेस देन 1, 1 से कम होता है। बिकॉज जो वॉल्यूम होता है CO2 का जो रिलीज होता है इज ऑलवेज लेस देन, ओके, इज ऑलवेज लेस देन ऑक्सीजन कंज्यूम। ओके, ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इसलिए जो फैट एंड प्रोटीन होता है उसका जो रेस्पिरेटरी क्यूटेंट होता है वो लेस देन 1 रहता है। अभी आपके यहाँ पे एक ध्यान में रखना है आपको, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट मतलब क्या, कि जो अपना रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है, ये दोनों का परसेंटेज, उसका रेशियो, ओके, कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और कितना अमाउंट में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ये दोनों का रेशियो, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, पहला कार्बोहाइड्रेट का वो 1 होता है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, फैट का होता है लेस देन 1, ये देखो फैट का लेस देन 1, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका होता है ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1, जो सक्यूलेंट होते हैं उसका होता है 0, प्रोटीन्स होता है उसका होता है लेस देन 1। अनएरोबिक में कैसा होता है, एफिनिटी, ये क्या है, इज इक्वल टू एफिनिटी, मतलब जहां पे देखो इन द केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन RQ इज ऑलवेज इंफिनिटी, ओके, एज CO2, ओके, बिकॉज इज इन्वॉल्व विदाउट टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली CO2, तो यहाँ पे इंफिनिटी आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? इंफिनिटी इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, RQ आएगा इंफिनिटी। ओके, फैट्स का मोस्टली कितना होता है, लेस देन 1, मतलब कितना होता है 0.7, और जो अपना प्रोटीन होता है उसका होता है 0.9, ये भी कहता है लेस देन 1 होता है ना, प्रोटीन का कैसा होता है, लेस देन 1, और अपना फैट का भी लेस देन 1, उसका दोनों वैल्यू दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना रेस्पिरेटरी क्यूटेंट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट में गाइस हम इसके ऊपर के अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अब टाइम है देखने का कि हमको कितना आ रहा है इसके अंदर, कितना आता है या फिर कितना नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज क्या है, पहला बताओ डेफिनेशन इसकी, क्लियर है डेफिनेशन? सीधा सीधा मैं इसका आंसर बताऊं आपको, इसका आंसर है ये डी वाला, अ कैटाबोलिक प्रोसेस वेयर इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज टू सिंपल कंपाउंड टू जनरेट बायोलॉजिकल एनर्जी। ये सिंपल में डेफिनेशन है और ये इसका राइट आंसर है। ऊपर के अगर आप 3 पढ़ोगे तो आपको इससे थोड़ा गलत लगेगा, वो आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन इन द प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन करना होगा तो कौन सा एक हमको पता है कि नेसेसरी होगा, वो चाहिए ही चाहिए, वो कौन सा है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन ए क्लोरोफिल, देन ए लाइट। ओके, सो रेस्पिरेशन चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा नेसेसरी है, तो देख लो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना गाइज वो है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लाइट, ये तीनों किसके लिए चाहिए पता है आपको? वो है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे, अभी रेस्पिरेशन की बात करें। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, समझ में आ गया? बाकी फोटोसिंथेसिस के लिए ये तीनों चाहिए। डोंट कंसिडर रेस्पिरेशन एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 3, जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है उसके ऊपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फॉस्फोरिलेशन। नीचे में कौन सा स्टेटमेंट फॉस्फोरिलेशन डिस्क्राइब करता है? फॉस्फोरिलेशन मैंने आपको बताया था क्या है फॉस्फोरिलेशन, तो बताओ यहाँ पे। पहला है फॉस्फोरिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एडीपी बाय एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एटीपी, formation of AMP. Then third, phosphorylation is the formation of ATP by additional inorganic phosphate. And last में D, phosphorylation is the formation of GTP by addition inorganic phosphate to AMP. तो गाइस इसका जो आंसर है वो है C, जो कि phosphorylation is the formation of ATP, ATP बनता है by addition of inorganic phosphate जो कि ADP। ओके, बिकॉज क्या होता है ADP,
एडीपी होता है मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, तो ये 2 फॉस्फेट थे, अब एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, तो क्या बन गया हमारा एटीपी, मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट वाला। समझ में आ गया? उसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया जाता है जो कि होता है एडीपी, ये वाला। ओके, ये ध्यान में रखना, ये है सी वाला आंसर करेक्ट है। देन 4th नंबर का क्वेश्चन जो कि है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है किसके फॉर्म में? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ग्लूकोज। तो ये तो कोई भी बता देगा क्या है, ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 5 नंबर का ऑर्गेनल्स विच इज रिगार्डेड ओके एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड विच इज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इज, ऐसा ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सेंटर कहते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ही बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर किया जाता है, और पावर हाउस हम किस कहते हैं, जहां पे एनर्जी स्टोर होता है, जहां पे एनर्जी होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। देन क्वेश्चन नंबर है 6, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का आपको करेक्ट वे ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके, बताना पड़ेगा। पहला फोटोफॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो बताओ करेक्ट मतलब तीनों है या फिर एक है, कौन सा है बताओ? तो यहाँ पे तीनों भी है ना, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ऑकर्स इन, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, ये 3 आपको पता है टाइप है, इसमें से जो सबस्ट्रेट लेवल है सेकंड वाला, वो कहाँ पे ऑकर्स होता है ये बताया गया है। तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कहाँ पे होता है, ठीक है, बताओ कहाँ पे होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड देन लास्ट में इनर कॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ पे होता है ये? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है अपना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑकर्स, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है वो कहाँ पे होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ओके, मैंने आपको बताया था जिसके अंदर क्या होता है, NADH2 FADH2 ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और वहां पे कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर के इस्तेमाल से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना गाइस, सीधा सीधा बताता हूँ, इसका आंसर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9, विच कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एनालॉजी आपको ढूंढना है, जैसे रेस्पिरेशन को हम कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं, तो फिर नीचे में एनाबोलिक प्रोसेस कौन सा है? जैसा कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब डिस्ट्रक्ट करने का काम कुछ ना कुछ, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल बनाया जाता है, मतलब तोड़ने का काम होता है ना, डिस्ट्रक्शन करने का काम होता है। उसी तरीके से नीचे में कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एनाबोलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव काम होता है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका, तो इसका आंसर क्या आएगा? इस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है? इसके अंदर फूड बनता है ना, क्या बनता है? ग्लूकोज तैयार किया जाता है, और यहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है कि नहीं? हमने किया ना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ग्लाइकोलिसिस के अंदर, तो इसलिए यह है इसका आंसर फोटोसिंथेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला, इट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कैसे इन्वॉल्व होगा? ये तो रॉन्ग ही है ना। देन नेक्स्ट बी, इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व्स atmospheric oxygen. Then next third, C, it is the cellular respiration that does not involve atmospheric oxygen. And D, okay, D वाला है, it's a substrate level phosphorylation does not involve atmospheric oxygen. इसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन नहीं होता है, ये तो रॉन्ग ही है। ऊपर के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व कहा है, दोनों के अंदर, ये दोनों भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट कौन सा है? सी वाला, बिकॉज यहाँ पे डू नॉट है, डज नॉट इन्वॉल्व एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज, अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं बताओ? अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल डीफॉस्फोरिलेशन, फर्मेंटेशन, एंड देन एक क्रेब्स साइकिल। बताओ, तो इसका जो आंसर है ना गाइस वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ओके, फर्मेंटेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, कहाँ पे दिखाता हूँ अभी, ये देखो फर्मेंटेशन की, ये अनएरोबिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? अनएरोबिक प्रोसेस, इसलिए इसका आंसर क्या आया है यहाँ पे? फर्मेंटेशन आया है। क्यों? बिकॉज ये कैसा है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम फर्मेंटेशन में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए हम उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं फर्मेंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 12,
एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कितने स्टेप्स में ऑकर होता है, बताओ। एरोबिक रेस्पिरेशन पहला 10 स्टेप, 5 स्टेप, 2 स्टेप एंड 4 स्टेप। तो गाइस इसका आंसर है 2 स्टेप। देन नेक्स्ट में है द टर्म ग्लाइकोलिसिस इंडिकेट ब्रेकडाउन ऑफ, जो ग्लाइकोलाइसिस है। ओके सो बताओ, अभी मैंने आपको बार बार कहता था मैं कि ग्लाइकोलिसिस नाम में ही आपको इंपॉर्टेंट जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाए। इसके अंदर 2 वर्ड है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस में कौन ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज। देन क्वेश्चन नंबर है 14, इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है लेकिन किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, सॉरी पहला है 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या होगा आंसर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है। ओके कन्वर्ट होता है। ओके दिखाओ क्या वो डायग्राम, अभी दिखाता हूँ, वेट 1 मिनट। ये देखो ग्लाइकोलिसिस, इसके अंदर ग्लूकोज, देखो पायरुविक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ओके तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। देन नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15, जो कि है ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन, जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। सो गाइस इसका आंसर है साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लाइकोलिसिस इज कंप्लीटेड थ्रू, जो ग्लाइकोलिसिस है इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, ये तो बच्चा भी बता देगा छोटा, जो कि 10 स्टेप होते हैं ना, मैंने आपको पढ़ाया ना, वीडियो देखने के बाद बताएगा वो वैसे। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन ग्लाइकोलिसिस प्रिपरेटरी फेज इन्वॉल्व्स, जो प्रिपरेटरी फेज होता है इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है। ओके पहला फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी सवाल समझ लो, आपको इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसके अंदर आपको जो भी होता है वो आपको बताया गया है। पहला है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, देन ए क्लेवेज ऑफ हेक्सोस into 2 ट्रायोस मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा बोथ ए एंड बी। ये दोनों भी जो बातें हैं वो ग्लाइकोलिसिस में प्रिपरेटरी फेज में होती है, जब आप चार्ट देखोगे तब समझ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पहली स्टेप कौन सी होती है ग्लाइकोलिसिस के, आइडेंटिफाई करना है। पहली प्रोसेस होती है गाइज, वो होती है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, पहली स्टेप। ओके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट में चार्ट दिखाता हूँ। ओके आपको क्या दिखाता हूँ, चार्ट, इसके अंदर समझ में आएगा। ये देखो पहली कौन सी होती है, देखो फॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज प्लस एटीपी यूज होता है। ओके तो फिर किसका फॉस्फोरिलेशन हुआ, ग्लूकोज का। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये आपका चार्ट के ऊपर डिपेंड है। ओके चार्ट ये आप कमेंट करो 19 का। Then the conversion of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate is catalyzed by enzyme। अभी आपको ये कन्वर्जन दिया गया है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, ये भी चार्ट के ऊपर डिपेंड है। ये भी आपका किसके ऊपर डिपेंड है, चार्ट के ऊपर। अभी मैं बताता हूँ आपको। ओके ये भी चार्ट के ऊपर डिपेंड है, ये भी क्वेश्चन चार्ट के ऊपर डिपेंड है, एंड ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये भी चार्ट के ऊपर डिपेंड है। चार्ट यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहले के अंदर आपको कन्वर्जन दिया गया है, प्रोसेस का नाम बताओ ऐसा बोला है। इसके अंदर आपको कन्वर्जन दिया गया है, आपको एंजाइम का नाम पूछा गया है। ओके नहीं, यहाँ पे स्टेप पूछा गया है। ओके एंजाइम, यहाँ पे भी एंजाइम है। देन यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फॉर्म द फॉलोइंग 6 फॉस्फेट इज क्लेवेज इनटू, वो क्लेवेज होता है कौन से मॉलिक्यूल के अंदर, ये भी आपका चार्ट के ऊपर डिपेंड है, डायग्राम्स के ऊपर। तो ये तीनों सवाल डायग्राम्स के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे लगता है आप डायग्राम्स देखो इजिली समझ में आ जाएगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है fructose 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट इनटू 2 ट्रायोस फॉस्फेट बाय एंजाइम। ये कौन से एंजाइम से होता है, जो फ्रुक्टोज है अपना 1,6 डाइफॉस्फेट, ये स्प्लिट होता है 2 ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंदर, और ये होता है गाइस एंजाइम अल्डोल से। कौन सा, अल्डोलेज। ओके वो कैसे होता है, देखो डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, चार्ट देखोगे ना तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये अल्डोलेज, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा, ये यहाँ पे अल्डोलेज। देन नेक्स्ट में अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 23, जो कि है DHAP कन्वर्टेड टू 3GPL बाय एंजाइम। ये भी अपना चार्ट के ऊपर डिपेंड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्टिव द स्टेप्स इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप इन्वॉल्व है उसके अंदर आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी वाला, जो कि 3GPL अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म 1,3-DiPGA। ओके ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 25,
विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 3 PGA टू 2 PGA इन ग्लाइकोलिसिस। ये 3 PGA का 2 PGA के अंदर कन्वर्जन करने के लिए कौन सा आपको एंजाइम यूज होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, फॉस्फोग्लिसरल्डाइड म्यूटेज। देन क्वेश्चन नंबर है 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोलिसिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। सबसे पहला ऑप्शन है इरेथ्रोसाइट्स, मतलब होता है आरबीसी। देन होता है स्पर्म एंड रेनल मेड्यूला एंड ऑल ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों को भी एज अ ग्लाइकोलिसिस से ही उसको एनर्जी मिलती है, मतलब ये तीनों का क्या है, एज अ ग्लाइकोलिसिस ये सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे के रिएक्शन में आपको एक्स ढूंढना है, मतलब ये ग्लूकोज, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस हुआ, यहाँ पे एक्स जिसके साथ 2 NADH2 मिला प्लस H प्लस, ओके NADH2 मिला, जिसने क्या फॉर्म कर दिया CCHO HCOOH प्लस 2 NAD। तो ये किसका है पता है आपको, फर्मेंटेशन है। और ये किसका, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अभी मैं आपको वो डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसके अंदर आपको कौन पूछा गया है, ये पूछा गया है। ओके, तो ये है गाइस 2CH3, मतलब ये पायरुविक एसिड है। यहाँ पे क्या है फिर वो, ये देखो, ओके बी नंबर का है कि नहीं, दिखा है कि नहीं, ये बी नंबर का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन वेयर द पायरुवेट इज। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर जो पायरुवेट होता है वो क्या है, ओके पायरुवेट इज phosphorylated to acetaldehyde, then deoxygenated to acetaldehyde, decarboxylase to lactic acid and decarboxylated to acetaldehyde। तो इसका आंसर है decarboxylate to acetaldehyde। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के डायग्राम देखना समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, acetaldehyde formed during the alcoholic fermentation is reduced by NADH2 टू। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो NADH2 है acetaldehyde ये फॉर्म होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ओके रिड्यूस्ड बाय NADH2 टू किसके अंदर बताओ। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है इथेनॉल। किसके अंदर, इथेनॉल। लास्ट में क्या बनता है, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर जो गैस प्रोड्यूस होता है वो आपको बताना है। तो ये जो गैस है गाइस कौन सा प्रोड्यूस होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। मुझे नहीं पता आप डायग्राम देखोगे या फिर नहीं देखोगे बाद में। ओके देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है ना, ये देखो इसका ये जो एरो है ऊपर में, मतलब ये रिलीज हो रहा है। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री आता होगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर है 31 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली विद रिस्पेक्ट टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन से नीचे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ओके सो जो पहला स्टेटमेंट है वो है विच ऑफ, पहला इट्स ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, देन इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन of glucose to CO2 and H2O with release large amount of energy. It involves glycolysis, acetyl CoA formation, Krebs cycle, electron transfer, chain reaction and terminal oxidation and all of this। इसका आंसर है गाइस ऑल ऑफ दिस। ऊपर के सभी के सभी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू ब्लैंक स्पेस इज एन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके तो ये पायरुविक एसिड का किसके अंदर बताओ, किसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है, एसिटिल कोए। किसके अंदर, एसिटिल कोए के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन। और एक कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन मतलब किसके बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन कौन से दो रिएक्शन को कनेक्ट करता है, एक ग्लाइकोलिसिस, ओके ग्लाइकोजन लिख दिया, ओके ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा कौन सा होता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ये दोनों को क्या करता है, वो क्या करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। ओके वो होता है कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन जिसके अंदर कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड का एसिटिल कोए के अंदर। नेक्स्ट 33 जो कि है द ग्लाइकोलिटिक प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड टू एसिटिल कोए इन ब्लैंक स्पेस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड इन यूकैरियोटिक। बताओ, अभी मैंने आपको बताया था तभी क्वेश्चन आएगा। तो प्रोकैरियोट के अंदर कहां पे वो कन्वर्ट होता है, मतलब जो रिएक्शन होती है अपनी जो कनेक्टिंग लिंक रिएक्शन वो प्रोकैरियोट के अंदर कहां पे होती है एंड यूकैरियोट के अंदर कहां पे होती है। ओके बताओ, प्रोकैरियोट के अंदर कहां पे होती है, वो होती है साइटोसेल में, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बताओ आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साइटोसोल मतलब कि साइटोप्लाज्म, समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर सी। देन क्वेश्चन नंबर 34,
द एंजाइम ब्लैंक स्पेस कन्वर्ट पायरुवेट टू एसिटिल कोए एंड CO2। जो एंजाइम होता है जो पायरुवेट को एसिटिल कोए के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है, वो एंजाइम कौन सा होता है बताओ। सो इसका जो आंसर है गाइस ना, वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर यूज्ड इन द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है गाइस 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। डायग्राम देख लेना, समझ में आ जाएगा। 36, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज TCA साइकिल। TCA साइकिल कौन से टाइप का रिएक्शन होता है? पहला है कैटाबोलिक, देन है एनाबोलिक, देन है एम्फीबोलिक एंड नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है एम्फीबोलिक। तो सर आप बोलेंगे कि स्टूडेंट, आप बोलेंगे कि सर हमने एनाबोलिक हमको पता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, कैटाबोलिक पता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, लेकिन ये एम्फीबोलिक क्या है? तो सर नया आ गया। एम्फीबोलिक मतलब दोनों दोनों टाइप का, मतलब जो कॉम्बो है, मतलब ये तो जोड़ने का भी काम करता है, तोड़ने का भी काम करता है, वो होता है एम्फीबोलिक। ओके, क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 37, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स प्रोड्यूस्ड ब्लैंक स्पेस एज द एंड प्रोडक्ट। जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, कौन सा एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है? ओके, इसका आंसर है एसिटिल कोए। देन क्वेश्चन नंबर 38, सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इज कॉल्ड एज। जो ATP बनता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वो कौन सा होता है बताओ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, देन फॉस्फोरिलेशन, रेडिएक्टिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP, और ये 3 टाइप का होता है, पता है आपको। पहला कौन सा होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहाँ पे यूज होते हैं? वो होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर, और इसका आंसर रहेगा बी। ओके, बताओ क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट में रुको। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या है, देखो देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, नॉट फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर आया बी। Then question number 39, oxidative phosphorylation involve simultaneous oxidation and phosphorylation of respiratory substance to form। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, इसके अंदर साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी होता है, फॉस्फोरिलेशन भी होता है, और क्या फॉर्म करने के लिए, क्या फॉर्म करता है लास्ट में बताओ, क्या फॉर्म करेगा? एनर्जी फॉर्म करेगा, और एनर्जी का फॉर्मेट क्या है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना इजी। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ETS इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है? FMN, देन कोएंजाइम Q, देन है साइटोक्रोम एंड ऑल ऑफ दिस। सो गाइस इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर। ओके, ये इसका आंसर है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 41, इन ETS रिड्यूस्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्ट विद द प्रोटॉन टू फॉर्म। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, वो प्रोटॉन के साथ क्या होता है? रिएक्ट होता है, और क्या फॉर्म करता है पता है आपको? क्या फॉर्म करता है? मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म करता है। क्या करता है फॉर्म? मेटाबॉलिक वाटर। 42 क्वेश्चन नंबर, स्टेप वाइज सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूजफुल इन। जो स्टेप वाइज सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो किसके लिए यूजफुल होता है बताओ। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी ऊपर के जो तीनों रीजन है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर ब्लैंक स्पेस ड्यूरिंग respiration to release energy and which can be used for ATP synthesis। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? ओके, ऐसे सबस्ट्रेट को हम क्या कहेंगे? ओके, वो जो होगा वो गाइज हम उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड। ओके, ऑक्सीडाइज जो होंगे मॉलिक्यूल होंगे, जो सबस्ट्रेट हमारे जो मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड उसके बाद एनर्जी मिलेगा हमको, उससे ATP सिंथेसिस होगा, उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो रेस्पिरेटरी क्यूटेंट के ऊपर दिया गया है। रेस्पिरेटरी क्यूटेंट क्या है वो बताओ आप पहले। तो मैंने आपको बताया था कि क्या, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है उसका परसेंटेज कितना ऑक्सीजन गेन हुआ है इसके साथ, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, जो कि पहला ही आंसर है, द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। समझ में आ गया? ये है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। और इसके अंदर 45 नंबर का है, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट ऑफ RQ, मतलब रेस्पिरेटरी मतलब RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? सो जो कार्बोहाइड्रेट है गाइस, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1। ओके, RQ वैल्यू कितना होता है इसका? 1। मतलब जिसके अंदर जितना CO2, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर क्या होता है, जितना CO2 रिलीज होता है उतना ही ऑक्सीजन गेन होता है, मतलब 1 रेशियो। देन 45 46
RQ फॉर प्रोटीन इज अबाउट, जो प्रोटीन एंड फैट्स है ये दोनों के लिए जो RQ होता है वो 1 से कम होता है। ओके, प्रोटीन एंड फैट ये दोनों के लिए। तो प्रोटीन का एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 0.9 प्रोटीन्स के अंदर। क्लियर है? तो गाइज यहां पर हमने 46 क्वेश्चंस देखे, प्लस हमने पूरा थ्योरी देखा चैप्टर अपना रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर का। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। आप बहुत देर से वीडियो की जो अपना वीडियो है उसका आप राय देख रहे थे, मेरे को पता था, अभी आ गया वीडियो, देख लो जाके। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।